नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे दिल्ली पुलिस में आए हुए ज्योग्राफी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ नए प्रश्नों के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ बिना समय गवाए हुए। ठीक है, उससे पहले हम चर्चा करेंगे, हमसे एक वीडियो इसकी बनी है, ठीक है, पार्ट 1 बना है, उसमें हमसे 12वें क्वेश्चन में और 13वें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो पहले उन मिस्टेक्स को हम सुधार लेते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था उस वीडियो में, वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है, तो हमने उस वीडियो में जो है ऑप्शन नंबर डी सही बता दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें हम सुधार करेंगे, यहाँ पे ये हमारी थोड़ी सी गलती है, उसके लिए हम आपसे सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो गैसों का सही क्रम जो है हमारा, सबसे पहले आती है हमारी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद उपस्थित है सर ऑक्सीजन O2, और O2 के बाद उपस्थित है हमारी आर्गन, और आर्गन के बाद हमारी आ जाती है, आर्गन के बाद आ जाती है हमारी CO2 यानी कार्बन। अगर मात्रा की बात करें तो ये हमारी 78% उपस्थित है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ये हमारी उपस्थित है। ठीक है, आर्गन की अगर हम बात करें तो 0.09% ये हमारी उपस्थित है। और बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। इट मींस अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका जो आंसर नंबर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला जो है वो सही रहेगा। इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले बताना ये हमारा फर्ज था और गलती के लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। 13वां क्वेश्चन से हमारे से ये गलती हो गई थी। देखिए क्या क्वेश्चन था हमारा, नीचे ओजोन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। कथन क्या थे? कथन था पहला कि यह समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, ये हानिकारक रूप से जिम्मेदार है, ये इस क्वेश्चन में हानिकारक रूप से जिम्मेदार है, कथन ये वाला जो है, ये भी सही बात रहेगी हमारी। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 115 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगला कथन था इसमें, कथन 4, ओजोन परत में अब सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है, ये कथन हमारा बिल्कुल गलत था। इस क्वेश्चन में हमसे सही कथन पूछा था और ये क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक भी थी। टाइपिंग मिस्टेक में ये वाले जो पोजीशन था, ये वाला ये मिस हो गया था। ठीक है, हमारे टाइपराइटर महोदय से। इसमें ऑप्शंस दिए हमारे, केवल 1 और केवल 2 सही है। ठीक है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, या केवल 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो यानी ABC वाला जो है बिल्कुल सही रहेगा। ABC वाला ऑप्शन जो है हमारा, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C, हम इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, इसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं। नई वीडियो के नए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, और गलती होने की आशंका बहुत कम रहेगी, ये मैं उम्मीद करूंगा अपने आप से भी। ठीक है, गलती होने की कम आशंका रहेगी आने वाली वीडियोस में आपके लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसे माना जाता है? ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, तो मैं आपको बता दूं 2025 में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण सभी देशों की सरकारों की दृष्टि ग्लेशियरों की ओर गई है। ठीक है, इनमें सुधार करेंगे, ग्लेशियरों में सुधार और इनकी सुरक्षा की ओर बल दिया जाएगा, मुद्दा उठाया गया है ये। ठीक है, तो क्या ग्लेशियरों की देखरेख, ग्लेशियरों की देखरेख का मुद्दा उठा है। ठीक है, हम कह सकते हैं इनकी सुरक्षा का भी मुद्दा उठा है 2025 के अंतर्गत। ठीक है, ग्लेशियरों को सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, इनकी देखरेख की जाएगी, ये सारे देशों की सरकार आपस में मिलकर इस पर बातचीत की है 2025 में। तो हम कह सकते हैं कि 2025 जो है हमारा ग्लेशियर संरक्षण का एक अंतरराष्ट्रीय वर्ष माना जाएगा। 2025 जो है हमारा ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष माना जाएगा, यानी ऑप्शंस की बात करूं तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ग्लेशियर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं 21 मार्च को ये डिसाइड हुआ है 2025 के अंतर्गत कि 21 मार्च को
हम क्या करेंगे, ग्लेशियर दिवस मनाएंगे। 21 मार्च को हम क्या करेंगे, ग्लेशियर दिवस मनाएंगे। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शंस की मैं बात करूं तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप कहां आया था? हाल ही में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप कहां आया था? तो मैं आपको बता दूं, पूर्वी रूस। कहां पर? पूर्वी रूस में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया था। कहां पे? पूर्वी रूस की कामचटका क्षेत्र में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया था इस साल में। ठीक है, कितनी तीव्रता थी उस भूकंप की? तो 8.8 की तीव्रता का भूकंप था। 8.8 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप था, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे अधिक भूकंप तीव्रता वाला कहाँ आया था? पूर्वी रूस कामचटका में आया था। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बारे में। जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बारे में, यहाँ भी इस साल में भूकंप आया था और ये जो भूकंप की जो तीव्रता थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भूकंप की तीव्रता थी वो 7 पॉइंट कुछ प्लस करके थी। 7.1 या 7.2 हम मान सकते हैं। इतनी तीव्रता का भूकंप यहाँ भी इस साल के अंतर्गत देखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जीव भौगोलिक विभाजन करती है। ये वह कौन सी रेखा है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जीवों के बीच विभाजन करती है? जीवों के बीच विभाजन करती है। तो मैं आपको बता दूं, वालेस रेखा। क्या चीज? वालेस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया के जो जीव हैं उनमें एक तरीके से भिन्नता पाई जाती है एक छोर के बाद या एक सीमा के बाद। तो उन्होंने वहां पर एक रेखा खींच दी। उस रेखा का नाम क्या पड़ा? वालेस रेखा पड़ा। क्या पड़ा? वालेस रेखा। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वालेस रेखा क्या करती है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जीव भौगोलिक विभाजन करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन क्या है? राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन क्या है? नेशनल जियोस्पैटियल मिशन के बारे में इन्होंने हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मिशन है हमारा, ये जमीन की कागजी लेखे जोखे से संबंधित है। एक तरीके से जमीन के जो कागज होते थे पहले समय में, अभी भी ऐसा है कि जो कागजी फॉर्मेट में होते थे वो, है ना, लेकिन अब इस मिशन के दौरान क्या होगा, उन कागजों को कागजी फॉर्मेट में ना होकर वो डिजिटल वे में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिजिटल वे में हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा लिख कर समझाता हूँ। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जो जमीन के कागज थे वो कागजी फॉर्मेट में थे। ठीक है, कागजी रूप में थे। जमीन का जो लेखा जोखा होता था वो कागजी रूप में होता था। इस मिशन के दौरान मैं बात करूं, इस मिशन के दौरान ये कागजी फॉर्मेट हटकर ये कैसा हो जाएगा? डिजिटल वे में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डिजिटल वे में हो जाएगा। डिजिटल रूप में हो जाएगा ये। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? डिजिटल रूप में हो जाएगा। इस मिशन का मतलब ही है कि कागजों को हटाओ, जमीन के कागजों को हटाओ और उन्हें सारी जमीनों के कागज डिजिटल वे में ऊपर चढ़ जाएंगे गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, ठीक है, इससे क्या रहेगा कि पहले क्या होता था, एक ही जमीन को 3-3 4-4 बार बेच देते थे, एक फ्रॉड होता था बहुत ज्यादा। इस मिशन के दौरान ये फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे क्या कहते हैं? यह मिशन भूमि अभिलेख के आधुनिकीकरण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है जी, ये मिशन जो है हमारा भूमि के आधुनिकीकरण के अभिलेखों से संबंधित है। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, यह मिशन भूमि के तराई क्षेत्र से संबंधित है? जी नहीं। यह मिशन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। ये मिशन सूखाग्रस्त भूमियों से संबंधित है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिशन जो है खाली भूमि के आधुनिकीकरण अभिलेखों से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लताकिया निम्नलिखित में से किस देश का एक प्रमुख बंदरगाह है? लताकिया के बारे में हमसे पूछा है कि लताकिया किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो लताकिया जो है सीरिया का प्रमुख बंदरगाह है। किसका है? सीरिया का प्रमुख बंदरगाह है। सीरिया का प्रमुख बंदरगाह है, याद रखेंगे इस बात को आप। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से अगर इस बंदरगाह को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सीरिया में। व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सीरिया में महत्वपूर्ण प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह
ठीक है, कहां पर उपस्थित है? ये सीरिया में उपस्थित है मेरे भाई। कहां पे उपस्थित है? सीरिया में उपस्थित है। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? विश्व का सबसे बड़ा बर्फ भंडार क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बर्फ भंडार क्षेत्र के बारे में हमसे जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अंटार्कटिका, अंटार्कटिका याद रखेंगे आप, ये सबसे बड़ा बर्फ भंडार क्षेत्र है विश्व में। इसके बाद आता है हमारा आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है। आर्कटिक के बाद आता है पृथ्वी का तीसरा, थर्ड पोल कह लीजिए, या हिमालय में सिंपल भाषा में बोलूं तो हिमालय, ठीक है। या इसको छोटी दूसरी भाषा में या दूसरे शब्दों में थर्ड पोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड पोल। कई बार एग्जाम में थर्ड पोल भी लिखा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये हमारे जो है सबसे अधिक बर्फ क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा बर्फ क्षेत्र हमारा अंटार्कटिका कहलाता है, उसके बाद आर्कटिक कहलाता है, और उसके बाद हिमालय कहलाता है। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ा बर्फ क्षेत्र कौन सा है, तो अंटार्कटिका हो जाएगा। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? डोवर जल संधि किसे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, फिनलैंड की खाड़ी और बाल्टिक सागर, उत्तर सागर और नॉर्वेजियन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को ये आपस में जोड़ती है। आइए मैप के थ्रू इसे समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है, और ये जो है हमारा उत्तर सागर है। इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रही है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रही है वो कौन कर रही है? ये जो डोवर स्ट्रेट है, डोवर जल संधि है, ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रही है। इन दोनों को क्या कर रही है? जोड़ने का कार्य कर रही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिल्कुल सही आंसर। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन कीजिए मेरे भाई। क्या क्वेश्चन है? गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, कहा है दक्षिण अफ्रीका काहिरा, राजधानी फॉर्मेट में ये हमसे पूछा है। दक्षिण अफ्रीका काहिरा, भूटान थिम्पू, जापान टोक्यो, चीन बीजिंग। तो देखिए, भूटान की राजधानी थिम्पू बिल्कुल सही है, जापान की राजधानी टोक्यो बिल्कुल सही है, चीन की राजधानी बीजिंग बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो गलत है वो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो क्या है? प्रिटोरिया है। क्या राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की? प्रिटोरिया। याद रखेंगे आप मेरी बात को, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, ठीक है। प्रिटोरिया क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और ये जो काहिरा इन्होंने दिया हुआ है, ये आप बताएंगे किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। किसकी राजधानी है? मिस्र देश की राजधानी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इन्होंने गलत युग्म का चयन कीजिए। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा इसमें? ऑप्शन हमारा सही रहेगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चोलिस्तान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? चोलिस्तान मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मैं आपको बता दूं, जो भारत में उपस्थित थार का मरुस्थल है, जो मरुस्थल भारत में उपस्थित है, उसे थार के नाम से जानते हैं। और यही मरुस्थल जो है पाकिस्तान के अंतर्गत भी आता है, तो पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में इसे क्या है? चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। आप ये मैप में देख सकते हैं, ये जो है हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया में ये जो हिस्सा आ रहा है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ये हमारा थार क्षेत्र कहलाएगा, थार मरुस्थल कहलाएगा, ठीक है, थार मरुस्थल कहलाएगा। और ये जो पाकिस्तान में उपस्थित है, इसका कुछ भाग, ये जो पाकिस्तान में उपस्थित है, ये वाला जो भाग है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहेंगे चोलिस्तान। इसको क्या नाम देंगे हम? इसको हम नाम देंगे चोलिस्तान। क्या नाम देंगे? चोलिस्तान, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो पाकिस्तान में चोलिस्तान मरुस्थल पाया जाता है, हिंदुस्तान में थार का मरुस्थल पाया जाता है। पाकिस्तान में चोलिस्तान का मरुस्थल पाया जाता है और हिंदुस्तान में थार का मरुस्थल पाया जाता है। तो हम ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। फिर दोबारा से राजधानी और उसके देशों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये राजधानी और देशों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कहा है मालदीव माले, बिल्कुल सही बात है। घाना ओटावा, ये गलत है। ये युग्म जो है हमारा गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा गलत रहेगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम लंदन, राजधानी बिल्कुल सही है उनकी। ब्राजील, ब्राजीलिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। घाना की जो राजधानी है वो है आक्रा,
याद रखेंगे आप, घाना की राजधानी क्या रहेगी, आक्रा रहेगी। 2025 के अंतर्गत मोदी जी घाना घूमने भी गए थे, ठीक है, घाना गए थे, क्वेश्चन पूछ सकता है राजधानी फॉर्मेट में, ठीक है। तो घाना की राजधानी क्या रहेगी, आक्रा रहेगी मेरे भाई, याद रखेंगे इस बात को आप, आक्रा घाना की राजधानी है। ओटावा की मैं बात करूं तो ओटावा किसकी राजधानी है, कनाडा की राजधानी है। किसकी राजधानी है, कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा, ठीक है। और हमारा इसका जो आंसर सही रहेगा वो बी जो है, ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो है हमारा इटली देश में पाया जाता है। इटली का एक द्वीप है सिसिली, इटली का एक द्वीप है सिसिली, मैप के थ्रू इसे देखेंगे। देखिए ये जो है हमारा, ये इटली है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इटली देश है, और इसका ये जो द्वीप है ये वाला, ये सिसिली द्वीप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सिसिली द्वीप कहलाता है। और इस सिसिली द्वीप पर उपस्थित है माउंट एटना, सिसिली द्वीप पर उपस्थित है माउंट एटना। ये 2025 के अंतर्गत सक्रिय ज्वालामुखी रहा है, 2025 के अंतर्गत सक्रिय ज्वालामुखी रहा है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह आपको पता ही होगा, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की इसकी सतह है, इसकी जो सतह है वो किससे बनी है, आयरन ऑक्साइड से बनी है। किससे बनी है मेरे भाई, आयरन ऑक्साइड से बनने के कारण इसकी सतह कैसी है, लाल है, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप इसे क्या कहा जाएगा, लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड इथोपिया पुनर्जागरण बांध किस नदी पर बनाया गया है। ग्रैंड इथोपिया पुनर्जागरण बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए इथोपिया में नीला नील नदी पर या नीली नील नदी पर हम कह सकते हैं एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है ग्रैंड इथोपिया पुनर्जागरण बांध, ठीक है। चर्चा में रहा है ये 2025 में, तो करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है। आप देख पाएंगे, ब्लैक से मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये देखिए ये जो नदी है हमारी, ये है हमारी नीली नील नदी, और ये देश जो है हमारा ये कौन सा कहलाता है, ये इथोपिया कहलाता है। ये देश कौन सा कहलाता है, इथोपिया कहलाता है। और यहाँ पर उपस्थित है ये डैम, क्या है, यहाँ पर ये उपस्थित है डैम, जिसे अंग्रेजी भाषा में किस नाम से, GERD, क्या जी, GERD के नाम से जाना जाता है, GERD के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में GERD यानी ग्रेट इथोपियन, और आर से पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसेंस करके कुछ ऐसा बोलते हैं, और डी से डैम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया गया है, ये नीली नील नदी पर बनाया गया है, जिसके तहत क्या है, सूडान और इजिप्ट को एक जल का, जब यहाँ पे जल रुक जाएगा तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस डैम के बनने के कारण से, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि इथोपिया पुनर्जागरण डैम बनने के कारण कौन से देश समस्याग्रस्त हैं, तो सूडान और इजिप्ट, सूडान और इजिप्ट, ठीक है, सूडान और इजिप्ट। तो इन्होंने पूछा है कौन सी नदी पर उपस्थित है, तो नीला नील नदी पर, कौन सी नदी पर, नीली नील नदी पर उपस्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी सर, नीली नील नदी, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संभाग ज्वालामुखी में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा संभाग ज्वालामुखी में शामिल है। अवसादी चट्टानें, कठोर चट्टानें, या पिघली हुई चट्टानें, या रूपांतरित चट्टानें। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पिघली हुई चट्टानें जो हैं वो ज्वालामुखी का ही एक संभाग होती हैं। पिघली हुई चट्टानें एक प्रकार से ज्वालामुखी का संभाग होती हैं। अगला क्वेश्चन है, तोशिमा द्वीप किस देश का द्वीप है। तोशिमा द्वीप जो है हमारा मेरे भाई जापान का एक द्वीप है, याद रखेंगे आप, ठीक है। और इस तोशिमा द्वीप पर 1000 से ज्यादा बार 2025 में भूकंप आ चुका है। क्या 1000 से ज्यादा बार भूकंप आ चुका है, जिसके तहत ये सुर्खियों में बना रहता है, चर्चा में बना रहता है। इस बात पे आप गौर फरमाएंगे। किसका द्वीप है ये, जापान का द्वीप है। किसका द्वीप है, जापान का द्वीप है, ठीक है। जापान के और प्रमुख द्वीपों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा जापान का सबसे पहला आता है होक्काइडो द्वीप, इसका नाम क्या रहेगा, होक्काइडो, होक्काइडो, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है ये होन्शु, सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है जापान का, क्या नाम रहेगा, होन्शु, ठीक है।
होंशु के बाद एक और द्वीप आता है यहाँ पर शिकोगु, क्या नाम रहेगा, शिकोगु, ठीक है। शिकोगु के बाद एक और द्वीप आता है यहाँ पर हमारा क्यूशो आइलैंड, नाम याद रखेंगे, क्यूशो आइलैंड, ठीक है। और क्यूशो के बाद कागासाकी करके एक यहाँ पे आता है, कागोसाकी, क्या आ जाता है, कागोशीमा, सॉरी कागोसाकी नहीं, कागोशीमा करके आता है यहाँ पर। और कागोशीमा के बाद ही यहाँ पर उपस्थित है तोशीमा आइलैंड, क्या उपस्थित है, तोशीमा आइलैंड, याद रखेंगे आप इन बातों को। प्रमुख द्वीपों की बात करूं तो होक्काइडो हो जाएगा, होंशु हो जाएगा, क्यूशो हो जाएगा और कागोशीमा हो जाएगा, ठीक है। जापान रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आने वाला एक देश है। यहाँ पर भूकंप की चर्चा होती रहती है, भूकंप यहाँ पे आते रहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। हेलीगुब्बी ज्वालामुखी, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। मैं बता दूं 2025 में ये सक्रिय ज्वालामुखी रहा है। एग्जाम में आने के इस क्वेश्चन के चांसेस हैं, ठीक है। 2025 में ये क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी रहा है, एक सक्रिय ज्वालामुखी रहा है। और ये कितने साल बाद सक्रिय हुआ है, तो आंकड़े ये बताते हैं कि ये 12,000 साल बाद, 12,000 साल बाद ये क्या हुआ है, सक्रिय हुआ है। 12,000 साल बाद ये क्या हुआ है, सक्रिय हुआ है। तो यानी मैं बता दूं आपको इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये इथोपिया में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, इथोपिया में उपस्थित है हेलीगुब्बी ज्वालामुखी। कहाँ पे उपस्थित रहेगा, इथोपिया में उपस्थित रहेगा। इससे जो विस्फोट हुआ था उसका प्रभाव भारत तक हुआ है। जो इससे विस्फोट हुआ था, इससे जो राख निकली थी, जो धुआं निकला था बादलों का, ठीक है, वो कहां तक इसका प्रभाव रहा है, भारत तक इसका प्रभाव देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अरावली पर्वत जो है एक पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे, क्या है, पुरानी बलित पर्वतमाला, पुरानी वलित पर्वतमाला है। बात की है इन्होंने इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो जो सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी इनकी, गुरु शिखर कह लीजिए आप, गुरु शिखर कह लीजिए या माउंट आबू कह लीजिए, ठीक है। एमटी लिखता हूं, माउंट आबू, ठीक है, दोनों ही सही है। गुरु शिखर कह लीजिए या माउंट आबू कह लीजिए। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, माउंट आबू जो है हमारी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा बांध उपस्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा बांध उपस्थित है। तो देखिए, सरदार सरोवर जो डैम है हमारा, सरदार सरोवर जो डैम है वो कहाँ उपस्थित है। सर ये नर्मदा नदी पर उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, ये तो सर नर्मदा नदी पर उपस्थित है। नागा अर्जुन जो डैम है ये कृष्णा नदी पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कृष्णा नदी पर पाया जाता है। फरक्का बांध हुगली नदी पर, आपको याद होगा, ठीक है, हुगली नदी पर पाया जाता है। चांडल बांध जो है ये बना है हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ बना है ये हमारा, स्वर्ण रेखा नदी पर। याद रखेंगे आप इस बात को, कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर बना है, ठीक है। कहां पर बना है, स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। स्वर्ण रेखा नदी पर ये क्या है, बना है, चांडल बांध, ठीक है। याद रखेंगे आप इस बात को। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आंसर रहेगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोन्था चक्रवात कहाँ आया था। मोन्था चक्रवात कहाँ आया था। तो मैं आपको बता दूं मोन्था चक्रवात के बारे में। जो मोन्था चक्रवात है हमारा, वो बंगाल की खाड़ी में आने वाला एक चक्रवात था। बंगाल की खाड़ी में 2025 के अंतर्गत ये चक्रवात आया है। कहाँ आया था, ये जो क्षेत्र है हमारा ये क्या कहलाता है, ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी कहलाता है। और यहाँ क्या आया था, यहाँ पर आया था मोन्था चक्रवात। क्या आया था, मोन्था चक्रवात। याद रखेंगे आप इसे, मोन्था चक्रवात बात आया था, ठीक है। और
जब ये चक्रवात आया तो ये इधर वाले तटीय क्षेत्रों से टकराएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे केरल, आंध्र प्रदेश, मुंबई, कर्नाटका। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो कौन सा सही आंसर रहेगा इसमें से? बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केरल जो सॉरी आंध्र प्रदेश जो है हमारा इस क्षेत्र में पड़ता है। आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है हमारा? हम कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी तटीय क्षेत्र में पड़ता है भारत के। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फिंगर लेक्स कहाँ पाई जाती हैं? फिंगर लेक्स कहाँ पाई जाती हैं? तो फिंगर लेक्स जो है हमारी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और यूएसए देश के अंदर, कह सकते हैं हम यूएसए देश के अंदर ये पाई जाती हैं। ठीक है, ये फिंगर्स यानी फिंगर्स लेक्स यानी ये उंगलियों की समान रेखा, उंगलियों के समान रूप में ये झीलें हैं हमारी। तो आंसर की मैं बात करूं तो आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यूएसए में उपस्थित झीलें हैं, आप ये देख रहे होंगे इस तरीके से फिंगर्स के समान यानी उंगलियों के समान उपस्थित ये झीलें हैं। इसके समान उंगलियों के समान उपस्थित ये झीलें हैं, आप देख पा रहे होंगे चित्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी कहाँ उपस्थित है? ये भी ज्वालामुखी 2025 के अंतर्गत क्या रहा था? चर्चा का विषय रहा था, सक्रिय रहा था। ठीक है, कहाँ पर उपस्थित है? तो ये इंडोनेशिया में उपस्थित है मेरे भाई। कहाँ पर उपस्थित है लेवोटोबी? लेवोटोबी इंडोनेशिया के अंतर्गत उपस्थित, इंडोनेशिया में उपस्थित है और ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी रहा है 2025 के अंतर्गत। एग्जाम में पूछने के चांसेस बिल्कुल हैं इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इस क्वेश्चन में हम दक्षिणतम, पश्चिमतम और पूर्वतम बिंदुओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सर। ठीक है, ये मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, ये मैंने सिक्किम बना दिया और सिक्किम के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो मैंने आपको बता दिया इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो दक्षिणतम बिंदु की मैं बात करूं तो क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। उत्तरतम बिंदु यानी उत्तरी बिंदु की मैं बात करूं तो क्या कहलाएगा? उत्तरी बिंदु कहलाएगा इंदिरा कॉल। क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल कहलाएगा। बात करें पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु क्या कहलाएगा? पूर्वी बिंदु कहलाएगा हमारा किबूती। क्या कहलाएगा? किबूती कहलाएगा। ठीक है, पूर्वी बिंदु क्या कहलाएगा? किबूती कहलाएगा। और अगर मैं बात करूं आपसे, पूर्वी बिंदु क्या कहलाएगा? किबूती कहलाएगा। और मैं बात करूं आपसे पश्चिमी बिंदु की, क्या बात करूं? पश्चिमी बिंदु की, तो गोहर क्या कहलाता है? गोहर मोटा। क्या कहलाएगा? गोहर मोटा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? गोहर मोटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोहर मोटा। ठीक है, ठीक है, अच्छा गोहर मोटा, मैंने गोह मोटा कर दिया। क्या कहलाएगा? गोहर मोटा। गोहर मोटा कहलाएगा पश्चिमी बिंदु। गोहर मोटा कहलाएगा, याद रखेंगे। अब उत्तरी बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा कॉल कहलाएगा। दक्षिणी बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। और पूर्वी बिंदु क्या कहलाएगा? किबूती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किबूती। और पश्चिमी बिंदु की मैं बात करूं तो गोहर मोटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोहर मोटा। गोहर मोटा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? तो मैं बता दूं आपको, जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर तथा कश्मीर को आपस में जोड़ता है। जम्मू तथा कश्मीर को क्या करता है? ये आपस में जोड़ता है। ये क्या करता है? जम्मू तथा कश्मीर को आपस में जोड़ता है।
ठीक है, ये जम्मू का क्षेत्र हो गया और ये कश्मीर का क्षेत्र हो गया, और ये क्या कहलाता है, जोजिला दर्रा कहलाता है, जोजिला दर्रा कहलाता है। याद रखेंगे आप इस बात को। ये क्या करता है, ये जम्मू को जोड़ता है किससे, कश्मीर से, जम्मू को जोड़ता है कश्मीर से। यानी हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो धूपगढ़ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में उपस्थित हैं। कहाँ उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश में उपस्थित है मेरे भाई। कहाँ पर उपस्थित है, मध्य प्रदेश में उपस्थित है। और ये किनका भाग है, ये सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग है। किसका भाग है, ये सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग रहेंगी, सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग रहेंगी। ठीक है, किसका भाग रहेंगी, सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग रहेंगी। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित शीत ऋतु नहीं है? थार रेगिस्तान, उत्तरी मैदान, छोटा नागपुर का पठार या प्रायद्वीपीय भारत? तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में एक तरीके से हम पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर शीत ऋतु होती है, क्योंकि क्या है कि वो एक तरीके से कर्क रेखा के पास उपस्थित है। कर्क रेखा के पास कह लीजिए, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र है वो। तो कर्क रेखा के जब नीचे वाला क्षेत्र है तो वहां पर क्या है, गर्मी का माहौल बना रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उष्णता बनी रहती है वहां पर, पूर्णतः शीत ऋतु नहीं होती है। ठीक है, तो क्या आंसर सही रहेगा, प्रायद्वीपीय भारत हमारा सही आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे, भारत में नवीनतम भू आकृति कौन सी है? नवीनतम भू आकृति कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत, दक्कन का पठार, भारत का पूर्वी तट या हिमालय और उत्तरी मैदान? तो मैं बता दूं आपको, एक नवीनतम आकृति है हमारे भारत में हिमालय और उत्तरी मैदान, हिमालय और उत्तरी मैदान। यानी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो डी हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा डैश अक्षांशों के बीच फैली हुई है। ये हमसे क्या जान रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं भारत का अक्षांशीय रूप से भूमि विस्तार कितना है, अक्षांशीय रूप से भूमि विस्तार कितना है। तो आइए देखते हैं मैप के थ्रू इसे। ठीक है, ये मैंने इंडिया का एक रफली मैप ड्रॉ कर दिया है आपको समझाने के लिए। देखिए, उत्तर में इन्होंने हमें बता दिया है कि उत्तर में कितना अक्षांश है। उत्तर में जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट है। दक्षिण की मैं बात करूं तो दक्षिण में कितना हो जाएगा, दक्षिण में कितना हो जाएगा, दक्षिण में हमारा हो जाएगा 37 डिग्री 5 मिनट। कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 5 मिनट हमारा हो जाएगा। दक्षिण में 37 डिग्री 5 मिनट हो जाएगा। पश्चिम की मैं बात करूं तो पश्चिम में कितना हो जाएगा, 97 डिग्री, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। मैं बात करूं पूर्व की तो पूरब में कितना हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट, दक्षिण में 37 डिग्री 5 मिनट, और पूर्व पश्चिम में हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, और पूर्व में हो जाएगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो क्या पूछा है इन्होंने, दक्षिण में पूछा है। दक्षिण में 37 डिग्री 5 मिनट, 5 या 6 अप्रोक्स होता है, 37 डिग्री 6 मिनट भी हम मान सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है हमारा भारत, वो 2.4% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% हमारा भारत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है? तो पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार हमारे महासागर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे महासागर जो है क्या होते हैं, कार्बन का प्रमुख भंडार है हमारे पृथ्वी पर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आशा करता हूं आपको ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों पर शेयर करें, जो आपके पढ़ने के साथी हैं, मित्र हैं, इच्छुक हैं, उन लोगों को। ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।